नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए खास करके कक्षा 9वीं के लिए क्या लिखूं पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इस पाठ में फिर हमने उसी तरह से किया है कि सबसे पहले लेखक परिचय को रखा है, फिर पाठ को एक्सप्लेन हमने कर दिया है और उसके बाद उसे बिंदुवार तरीके से दोबारा एक्सप्लेन किया है, उसके उद्देश्य को बताया है और उससे बनने वाले पाठ के सभी प्रश्नों को हमने रखा। और साथ ही उसके अलावा भी अगर कुछ प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों को भी 7-8 प्रश्नों को रखा है। कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न जो है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिन प्रश्नों को, उन प्रश्नों को रखा है, उत्तर सहित रखा है। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में खैरागढ़ राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में हुई है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध, पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, ये सारे उनके निबंध हैं। निबंध संग्रह अश्रुदल, शतदल और झलमला त्रिवेणी ये कहानी संग्रह है। विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य आलोचना में ये है। और ये उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। बख्शी जी का निधन 1971 ईस्वी में हुआ था। और इस निबंध के बारे में क्या क्या बातें हैं ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। एनसीईआरटी की किताब गंगा में भी ये है, वहीं से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्या लिखूँ? निबंध में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से उसका प्रयोग किया। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। तो आइए देखते हैं क्या लिखूं। अब किस तरह का निबंध है? क्या लिखूं? मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति है। देखिए, बहुत बड़े निबंधकार हुए हैं A.G. गार्डिनर। ये इन्होंने कहा है कि बहुत बड़े निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके कथन को यहाँ पर उन्होंने रखा है। मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। है टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने विचारों को, भावावेग को महत्व दिया है और कह रहा है कि कोई भी विषय हो, उसमें भावावेग है तो उसके आधार पर लिख देते हैं। जैसे हैट है, हैट को टांगने के लिए किसी भी प्रकार की खूंटी में हम टांग सकते हैं हैट को। उसी तरह से निबंध के लिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हो, एक भावावेग का आवेग होता है, जिस आवेग में हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। क्या नहीं किया? इस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे सोचना पड़ता है,
यानी भाव अपने आप आते हैं। इसके लिए लेखक कहता है कि मुझे सोचना पड़ता है। मैं गार्डनर साहब की तरह निबंध लिखने के लिए सिर्फ एक भावावेग का अनुभव नहीं कर पाता, और जिसमें भाव अपने आप उत्थित होते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं, और उन दोनों का आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना है। यहाँ पे एक पात्र है, हो सकता है कि काल्पनिक हो या उनके रिलेटिव, या इसमें से किसी ने कहा हो। नमिता और अमिता, इन दोनों ने निबंध लिखने के लिए लेखक को कहा। एक ने कहा कि भाई आप दूर के ढोल सुहावने, इस पर आप निबंध लिखिए, और दूसरे ने कहा कि समाज सुधार पर लिखिए। अब लेखक के सामने यह स्थिति है कि वह निबंध लिखना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत शोध करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए कैसे करते हैं। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं उन पर 5 पेज लिखे जा सके? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती जा रही है, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में से भी विरोध है, उनको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? ये भी सोचने की बात है। लेखक अब यही तो कह रहा है। यहाँ पे लेखक का कहना है कि उसको मैं कैसे लिख दूं जो कि इतने पेज का है। अब बात यहाँ पर वो नहीं है। बात क्या है? बात जब लेखक को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत की आवश्यकता होती है। दूर के ढोल, लेखक ये कहता है कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, वो सुनने में दूर से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप पास जाकर सुनेंगे, अगर आपके पास कोई ढोल बजा रहा हो तो आपके तो कान फटने लगेंगे। लेकिन दूर से अगर हम उसे सुनते हैं तो एक संगीत का अनुभव होता है। तो देखिए दूर के ढोल सुहावने कहावत जो है कितना सटीक है। यहाँ पर लेखक ने कहा है उन पर 5 पेज लिखने की आवश्यक, कैसे लिखा जा सकता है, और समाज सुधार पर भी कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में लेखक सोच रहा है। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। लेखक कह रहा है कि पहले आदर्श स्थिति क्या है, आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है, और आदर्श निबंध लिखने के संदर्भ में विभिन्न जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, निबंधकार हैं, उन्होंने अपनी क्या राय दी है, क्या विचार उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उसके बारे में लेखक बता रहा है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता बनी रह सकती है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। लेखक कहता है कि लेखक का कहना है कि देखिए एक विद्वान है, उन्होंने छोटा निबंध लिखने के लिए कहा है, और कहा है कि उसमें सटीकता होती है, उसमें आप अधिक विस्तार नहीं देते हैं, तो बात को टू द पॉइंट कहकर, संक्षिप्त कहकर बहुत ही उसमें असरकारक बात पैदा कर सकते हैं। लेखक कह रहा है कि ये मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम लिखना पड़ेगा, लाभ की बात है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, पर लिखूं कैसे? अब दूसरा प्रश्न लेखक के मन में है कि मैं निबंध कैसे लिखूं। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है, निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। निबंध के कितने प्रधान अंग हैं? 2 हैं। और ये लेखक के नहीं, निबंध के जो आचार्य हैं, बड़े बड़े जो निबंधकार हैं, उन्होंने उसे जो डिफाइन किया है निबंध को, उसके बारे में है। सामग्री और शैली, एक तो विषय वस्तु है और दूसरा स्टाइल है, जिस शैली में आप लिखते हैं। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा, इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह
कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है और न ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास रखकर ही लिखना होगा। अब लेखक कह रहा है कि भी देखिए, अगर हमें पहले से मुझे पता होता कि इस विषय पर हमें निबंध लिखना है तो मैं लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबें पढ़ लेता, इससे संबंधित कुछ सामग्री जुटा लेता, लेकिन अब वो समय नहीं है। वो 2 घंटे का समय है और 2 घंटे में 2 निबंध मुझे लिखने हैं और मुझे यहीं बैठकर लिखने हैं। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विज्ञ यानी विद्वानों का कहना है कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए, एक खाका खींच लीजिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है, शैली यानी स्टाइल। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हों। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर अपनी विद्वता का। प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। यानी बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में लिखे गए निबंध जो हैं अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। वो अच्छा प्रभाव डालता है वह निबंध। जैसे देखिए यहाँ पे बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे, लेकिन वो यहाँ पे बाणभट्ट की बात कर रही है। बाणभट्ट जो है अपने लालित्य के लिए जाने जाते हैं, तो वाक्यों में स्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह स्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। देखिए लेखक एक तरह से व्यंग कर रहा है उन लेखकों पर जो बड़े बड़े वाक्य लिखते हैं और अस्पष्ट लिखते हैं, जो ठीक से समझ ना आ सके पाठकों को। उससे लगता है कि वो बुद्धिजीवी है, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, ज़्यादा बड़े इंटेलेक्चुअल के रूप में जाने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसका मजाक सा एक उड़ाया है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अब लेखक के सामने फिर से एक बड़ा सा प्रश्न है कि क्या किया जाए। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मोंटेन माने जाते हैं, समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। जी, मोंटेन बहुत बड़े अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी देखा सुना उसे नोट कर दिया, उसे लिख दिया। अब उसमें जैसी भाषा थी, जो भावभूमि थे, वो पाठकों तक सीधे उतर रहे थे, वो देख रहे थे। उनमें न कभी कोई उदात्त कल्पना रहती है, न
आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और नवविज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। लेखक कह रहा है कि इसमें जो है अपने मन के भाव जो उच्छलन जो निकलते हैं, भाव प्रस्फुटित होते हैं, उन भावों को क्यों ना अपने निबंध में लिखूं। तो लेखक कह रहा है कि इसमें एक समस्या है, मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं ना, 2 निबंध लिखने हैं तो उसमें तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, कैसे लिखूं। अब लेखक को अमीर खुसरो याद आते हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मुझमें खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। देखिए 2 स्थिति है ना, अगर आप ढोल जहाँ पे बज रहा है वहाँ पे पास में है तो जाहिर सी बात है आपके कान के पर्दे फटेंगे। लेकिन अगर आप किसी नदी के किनारे दूर खड़े हैं, दूर बैठे हुए हैं और आप तक कान में ढोल की आवाज़ जा रही है तो वो तो मधुर संगीत का काम करेगा। लेकिन वही ढोल जो है जो उसके पास है वो उसके लिए कान फोड़ू आवाज़ की तरह उसके लिए काम करेगा। तो परिस्थितियां बदल जाने पर चीज़ें बदल जाती हैं। एक ही चीज़ परिस्थितियां अगर बदल जाए तो चीज़ें बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है। देखो बच्चे, एक बात मैं आपको बताऊं, आप जीवन में भी इसी तरह होती है। एक ही बात एक परिस्थिति में रहने वाले के लिए वह बात बिल्कुल सटीक बैठ सकती है और भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए या उससे विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले लोगों के लिए वही बात ठीक नहीं हो सकती है, उनको बुरी लग सकती है, उनके लिए घातक हो सकती है। तो एक ही बात है, कुछ के लिए अच्छी बात लग रही है, किसी के लिए कुछ के लिए वह भिन्न लग रही है, घातक हो रही है। तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे ढोल की आवाज़ जो है, जो ढोल के पास है उसे वह बहुत ही कान फोड़ू आवाज़ लगती है, लेकिन जो दूर बैठा हुआ ढोल की आवाज़ सुन रहा है उसके लिए वह मधुर संगीत का काम करता है। देखिए, विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का आमोद प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो कर्कशता जो है समीपस्थ लोगों के लिए कटु इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ वो यादें होती हैं। मान लीजिए जो इसके साथ वो यादें नहीं हैं, मधुरता नहीं है, विवाही जहाँ पर विवाह शादी विवाह का घर है उस आनंद में लोग डूबे हुए नहीं हैं। बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो नए नए अनजान आए हैं, उसके लिए तो कान फोड़ू होगा। लेकिन अगर किसी घर में वो जहाँ पर वो ढोल बज रहे हैं उन लोगों के लिए क्या होगा, क्योंकि वो अपनी यादों में, अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। तो वो खुशियाँ जो हैं और ढोल की आवाज़ जो है वो कर्कश नहीं बनाता। देखिए, फिर से एक अलग से परिस्थितियाँ हो गई, अलग से भिन्न स्वभाव के हो गए। आप अगर खुशियों भरे माहौल में हैं, आपके घर में अगर शादी विवाह का माहौल है,
तो आप उस कल्पना में डूबे हुए हैं, उस आनंद में डूबे हुए हैं, तो ढोल की आवाज़ आपको मधुरता प्रदान करेगी, बल्कि एक उत्साह का वातावरण बनाएगा। और वहीं पर जो दूसरे, जो मैंने नदी के किनारे बैठने वाले लोगों की जो बात की है, उनके अंदर भी एक कल्पना शक्ति को तीव्र करेगा, वह सोचेगा। लेकिन कोई बाहर से आ रहा है, न वो शादी विवाह के बारे में जानता है, न वो दूर से है, वही पास में है, वो कान को बंद करके उस वहाँ से निकल जाएगा। आप जान सकते हैं, कान को बंद करके वहाँ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो कर्कश आवाज़ है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण यानी दो पीढ़ियों का जो तनाव है, दो पीढ़ियों का जो टकराव है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वो अपने अतीत में को लाते हैं कि अरे हम अपने बचपन में ये थे, हमारे समय में ये होता था। और जो युवा हैं वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका जो यथार्थ है, वर्तमान है, वह बिल्कुल भिन्न है, उससे वह खिन्न है। भिन्न भी है और वह खिन्न भी है। तो खिन्न होने से वह भविष्य की कल्पना करता है, उसे बदल देना चाहता है अपने वर्तमान को। इसलिए वह जो द्वंद्व है, जो पीढ़ियों का जो द्वंद्व है, शायद एक कारण यह भी रहता हो। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी में इस सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष बन गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाना है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। देखिए, एक बात जो लेखक ने इस गद्यांश में कहना चाहा है कि देखिए, आज जो सुधार हमने किया है वह कल जो है आने वाली पीढ़ी के लिए वह जो है उसमें कमियां नजर आएंगी और उसमें वह सुधार करना चाहेगा। हमारे जो अतीत के जो लोग थे, जो हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, उनके समय में जो चीज़ें थी उन्होंने उसे सुधार कर हमें दी और हमने उसे अपने समय के तराजू पर उसे तौला। हमें उसमें लगा कि नहीं, ये इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो पहले सुधार था उसमें अब बदलाव की आवश्यकता होती है। तो लेखक ने यहाँ पर उसी की बात की है कि उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। न सुधार का कभी अंत हो सकता है, न ही उसमें दोष का कभी अंत हो सकता है। कमियां हर समय होती हैं, कमियां होती हैं तभी तो युवा जो नई पीढ़ी है भविष्य की ओर देखता है और जो वर्तमान में है उसमें सुधार की गुंजाइश करता है। जो आज राजनीतिक परिदृश्य है, जो वह परिदृश्य कैसे आया? वह अतीत के कारण आया, उसमें हमें सुधार की आवश्यकता लगी और हो सकता है कि आज से 10 साल 20 साल बाद हमें जो है ये जो राजनीतिक परिदृश्य है इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हो, क्योंकि ये ऐसा हमेशा है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जी।
इसके बाद में अब ये जो है, अब दूर के ढोल सुहावने जो मैं क्या लिखूं, इस निबंध के बाद जो है, जब हमने इसे एक्सप्लेन किया है, इसके बाद जो है अब मैं आपको बिंदुवार तरीके से इस निबंध को कितने चरणों में बांटा जा सकता है और सरल कैसे बनाया जा सकता है, इसे अब करके करते हैं। क्या लिखूं पाठ का उद्देश्य क्या है? अगर कक्षा 9वीं में ये इस पाठ को रखा है तो क्यों रखा है? तो देखिए, दो तरह के हैं। हम अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं इस निबंध के द्वारा। तो यहाँ पे इस पाठ का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को निबंध लेखन की कला, विषय वस्तु के चुनाव और लेखन की विभिन्न पद्धतियों से अवगत कराना है। इसके अतिरिक्त यह पाठ पाठकों को यह सिखाता है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों और अलग अलग विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाकर अपनी लेखनी को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसके बाद पाठ सार क्या क्या हो सकते हैं, बिंदुवार तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। अब कर लिखने की मानसिक स्थिति और लेखक की चुनौती क्या है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार एजी गार्डिनर का मत है कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब मन में उमंग, हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में आवेग उत्पन्न हो, तब विषय की चिंता नहीं रहती। लेखक इस मत को सच तो मानते हैं, किंतु वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने स्वयं ऐसी मानसिक स्थिति का कभी अनुभव नहीं किया। उन्हें तो सोचना, चिंता करना और कठिन परिश्रम करने के बाद ही निबंध लिख पाना उनके लिए संभव होता है। तो नमिता और अमिता का आग्रह, लेखक से ये दोनों बहनें जो हैं वो आग्रह करती हैं। एक कहती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर निबंध लिख दीजिए, और दूसरी बहनें कहती हैं कि समाज सुधार पर आप निबंध लिखिए, और वो भी 5-5 पृष्ठ के आदर्श निबंध। तीसरा क्या है, निबंध शास्त्र के आचार्यों के मत और उनसे उत्पन्न हुई उलझनें। लेखक आदर्श निबंध की जानकारी के लिए निबंध शास्त्र के आचार्यों की रचनाएं देखते हैं। एक विद्वान कहते हैं कि निबंध छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती है। पर वही आचार्य यह भी कहते हैं कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। और सामग्री के लिए मनन तथा गहन अध्ययन आवश्यक है, और शैली के लिए भाषा में प्रभाव होना चाहिए। इससे लेखक की उलझन और बढ़ जाती है। रूपरेखा बनाने की कठिनाई। अब वो कह रहे लेखक, किसी ने कहा कि भाई, किसी विद्वानों का कहना है कि रूपरेखा बनानी चाहिए, किसी भी निबंध को लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। तो उसकी रूपरेखा बनानी होगी। दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनाने की कोशिश करते हैं, पर वे इस विषय की कोई रूपरेखा सोच ही नहीं पाते। वे उदाहरण देते हैं कि स्वयं एजी गार्डनर को अपने लेखों पर का शीर्षक देने में सबसे अधिक कठिनाई होती थी। शेक्सपियर ने भी एक नाटक का नाम न सोच पाने का, पर वैसा ही जैसा तुम चाहो रख दिया। अतः लेखक से भी रूपरेखा तैयार नहीं हो पाती है। शैली का प्रश्न, गंभीर या सरल। आचार्यों का कथन है कि भाषा में प्रवाह के लिए वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबद्ध हों, किंतु साथ ही बाण भट्ट जैसे लेखकों ने आधे पृष्ठ के लंबे वाक्य लिखे हैं, और श्री हर्ष तथा सेनापति जैसे कवियों ने जानबूझकर कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे गंभीरता माना गया है। इस विरोधाभास को देखकर लेखक समझ नहीं पाते कि किसकी शैली को अपनाया जाए। लेखक के सामने अनेक शैली हैं। मोंटेन की पद्धति और लेखक का निर्णय। अंग्रेजी निबंधकारों की परंपरा के जन्मदाता मोंटेन ने एक अलग पद्धति अपनाई। उन्होंने जो देखा, सुना और अनुभव किया, उसे ही अपने निबंधों में लिख दिया। उनके निबंध स्वच्छंद रचनाएं हैं, जिनमें लेखक की सच्ची अनुभूति और उल्लास रहता है। लेखक किसी पद्धति को अपनाने का निर्णय करते हैं। अमीर खुसरो की कहानी और दोनों विषयों का समन्वय। लेखक को अमीर खुसरो की वह कहानी याद आती है जिसमें उन्होंने एक स्कूल के पास मिली 4 स्त्रियों को, इस वाक्य को फिर से सुनिए, जिसमें उन्होंने एक कुएं के पास मिली 4 स्त्रियों की अलग अलग इच्छाओं को एक ही पद्य में उसे पूरा कर दिया। पहली स्त्री खीर की पर कविता सुनना चाहती थी, दूसरी चरखे पर, तीसरी कुत्ते पर और चौथी ढोल पर। और उन्होंने, अमीर खुसरो ने इन चारों की इच्छाओं जो एक ही 2 पंक्तियों की 2 कविता में उसे भर दिया। दूर के ढोल सुहावने विषय पर विचार। लेखक इस पर विचार करता है। लेखक समझाते हैं कि ढोल की आवाज़
पास से बहुत तेज और कानों को चुभने वाली लगती है, किंतु दूर से वही आवाज़ मधुरता का संचार करती है। ढोल की आवाज़ के साथ खुशियों का माहौल, त्योहार और प्रेम का संगीत जुड़ा होता है, इसलिए दूरस्थ व्यक्तियों के लिए वह मधुर हो जाती है। दूर रहने से हमें सच्चाई की कोमलता का अनुभव नहीं होता। युवाओं को संसार का भविष्य उज्जवल लगता है और वृद्ध के लिए अतीत सुखद रखता है। समाज सुधार विषय पर विचार। मानव इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब सुधारों की आवश्यकता न रही हो। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय तक की बात की जाती है और सभी महान समाज सुधारक थे। और उन सभी ने के समय में जो सुधार किए गए, क्या बाद में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं हुई? सुधार की आवश्यकता हुई। इस बात की भी यहाँ की बात होती है। तरुण और वृद्ध दोनों का असंतोष। लेखक का कहना है कि तरुण भविष्य के स्वप्न देखते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव में जीते हैं। दोनों वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। आज के युवा जब वृद्ध होंगे तो यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। अभ्यास के प्रश्न सबसे पहले रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। देखिए इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये प्रश्न उपयुक्त क्यों लगते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को अधिक उजागर करता है? तो उत्तर है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। मैंने पहले से इस उत्तर को इसमें चुन लिया है। तो विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाता है, ये उत्तर है। विचार से अधिक तथ्य आधारित नहीं। शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना बिल्कुल गलत है। उदाहरण से अधिक सिद्धांत आधारित लेखन का समर्थन करना यह भी गलत है। तो उत्तर तो क ही है। अगला प्रश्न है कि उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मोंटेन की पद्धति लेखक की किस निर्णय पर आधार बनती है? उत्तर देखिए, पहला है शैली और स्पष्ट सहज भाषा नहीं। परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना नहीं। अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना नहीं। अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना, ये सही है। मोंटेन क्या करता है? मोंटेन कहता है अपने भावों को, अपने जो कुछ देखा सुना अनुभवों को, उसको लिख देना है किसी भी तरह से। तो यहाँ पर अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को यहाँ पर विचार विस्तार दिया गया है। अगला है तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? तो अभिलाषा और अनुभव पर। अभिलाषा यानी इच्छा। तरुणों की इच्छा होती है को और अच्छी लंबी छलांग भरे, अपने भविष्य को बहुत ही उज्जवल बनाए, जबकि अनुभव जो वृद्ध हो गए हैं, जो अनुभवी हैं, वे अपने अतीत में जो कुछ उन्होंने सीखा है उसके वो गौरवगान करते हैं। तो ये उत्तर सही है, अभिलाषा और अनुभव। अगला प्रश्न है कि निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो कविता लेखन की कला को नहीं, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। बिल्कुल सही है। ढोल के महत्व नहीं, सामाजिक सुधार के उदाहरण नहीं। तो क्या है? ख, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए कहा गया है, ये सही है। अगला है कि निबंध से समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? सुधारों की आवश्यकता। क्या कहा गया है? सुधारों की आवश्यकता। इसके लिए सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, ये उत्तर है। तो ये अब हमने किया है कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे इसे हमने किया है। आइए अब हम एक एक करके मेरी समझ मेरे विचार से हम करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को उत्तर करेंगे। मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। ठीक, उत्तर प्रश्न है निबंध लेखन के विषय में
A.G. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? तो उत्तर इस प्रकार है कि निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डिनर और लेखक के विचारों में निम्नलिखित अंतर है। A.G. गार्डिनर के विचार लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है जिसमें मन में उमंग और मस्तिष्क में आवेग उत्पन्न होता है। इस स्थिति में विषय महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि मन के भाव ही यथार्थ होते हैं। लेखक के विचार हैं कि इसके विपरीत लेखक का मानना है कि उन्होंने कभी ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उमड़ पड़े। उन्हें कुछ भी लिखने से पहले बहुत अधिक सोचना पड़ता है और गहरी चिंता व चिंतन के साथ कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आगे देखिए कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लेखक का उत्तर है कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। मेरे विचार से उनकी असंतुष्टि के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तरुणों की असंतुष्टि के कारण है वे भविष्य के उज्जवल स्वप्न देखते हैं और वर्तमान में क्रांति लाकर उसे अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप बदलना चाहते हैं। वर्तमान की धीमी गति उन्हें बेचैन करती है। दूसरा, वृद्धों की असंतुष्टि का कारण यह है कि वे अपने सुखद अतीत की यादों में जीते हैं और वर्तमान को उसी पुराने गौरव के सांचे में ढालना चाहते हैं। उन्हें वर्तमान की नई बदलती स्थितियां अपने संस्कारों के विरुद्ध लगती हैं। तो बिल्कुल सही है उत्तर। अगला प्रश्न है, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयाँ आई? तो उत्तर है, नमिता दूर के ढोल सुहावने होते हैं विषय पर और अमिता समाज सुधार पर निबंध लिखवाना चाहती है। लेखक को यह समझ नहीं आ रहा था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं जैसे सामान्य विषय पर 5 पेज कैसे लिखे जाएं। समाज सुधार जैसे गंभीर और विवादित विषय को, जिस पर विद्वानों के भी अलग अलग मत हैं, सीमित पृष्ठों में समेटना उनके लिए कठिन था। उनके पास न तो कोई विश्वकोश था और न ही अध्ययन के लिए पर्याप्त समय था। अगला प्रश्न है, निबंधकारों के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने के कौन सी युक्तियां सुझाई हैं? आप किसी भी विषय का निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? उत्तर है, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की निम्नलिखित युक्तियां बताई हैं या सुझाई हैं। निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि बड़े निबंध में विषय की रोचकता बनाए रखना कठिन होता है। दूसरा, इसके 2 प्रमुख अंग होने चाहिए, सामग्री और शैली, जिसे हम विचारों का संग्रह और लिखने का ढंग कहते हैं। लिखने से पहले विषय की एक स्पष्ट रूपरेखा बना लेनी चाहिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे व तार्किक रूप से परस्पर जुड़े होने चाहिए। सामान्य छात्र निबंध लिखने से पहले विषय से जुड़ी जानकारी जुटाते हैं, मुख्य बिंदुओं की सूची बनाते हैं और प्रस्तावना व उपसंहार के बारे में सोचते हैं। मोंटेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है? उत्तर है, मोंटेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की निम्नलिखित उपयोगिता हो सकती है। प्रत्यक्ष देखने, सुनने और अनुभव करने से निबंध में सच्ची अनुभूति और मौलिकता आती है। इससे लेखक के व्यक्तिगत विचार और उसके मन का उल्लास पाठकों तक सीधे पहुंचता है। यह पद्धति निबंध को कृत्रिम नियमों और तर्कपूर्ण विवेचना के बोझ से मुक्त कर उसे स्वच्छंद और अधिक जीवंत बनाती है। भाव विस्तार। अगला भाव जो है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। इसका भाव क्या है? उत्तर हो सकता है भाव में कि जो युवा अभी तक जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से दूर हैं, जिन्होंने
अभी दुनिया की वास्तविकता नहीं देखी। उन्हें यह संसार बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है। जैसे दूर से पहाड़ हरे भरे और सुंदर दिखते हैं, परंतु पास जाने पर वहाँ पत्थर और कठिन रास्ते मिलते हैं, उसी प्रकार जीवन संग्राम से अनजान तरुण को संसार स्वप्न जैसा मनोहर लगता है। कठिनाइयों से दूर रहने के कारण उन्हें यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि अनुभवहीन युवा संसार को सुंदर और सरल समझते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी भाव स्पष्ट करने के लिए है कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। इसका भाव स्पष्ट क्या है? इसका है कि उत्तर मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक हर युग में समाज में कुछ न कोई दोष, कमी या बुराई रही है। इसलिए हर काल में समाज सुधारकों की आवश्यकता पड़ी है। बुद्धदेव, महावीर, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय जैसे महापुरुषों ने अपने अपने समय में समाज की बुराइयों को दूर करने के कई प्रयास किए। जब एक दोष दूर होता है तो समय के साथ नया दोष जन्म लेता है, पर नए सुधार की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सुधारों की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही जीवन की प्रगतिशीलता का प्रमाण है। आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव है कि आज की युवा पीढ़ी भविष्य के सपने देखती है और वर्तमान से असंतुष्ट रहती है। वह क्रांति और परिवर्तन चाहती है, परंतु जब वे यही युवा वृद्ध हो जाएंगे तो वे अपने बीते हुए समय को याद करके उसे गौरवशाली बताएंगे। जैसे आज के वृद्ध अपने पुराने ज़माने की बातें गर्व से सुनाते हैं, वैसे ही आज के तरुण भी कल वृद्ध होकर अतीत की प्रशंसा करेंगे। यह मानव स्वभाव है। वर्तमान सदा अधूरा और अतीत सदा सुखद लगता है। इसलिए कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। लेखक का मत है कि निबंध जितना संक्षिप्त होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। बड़े निबंध में विचारों की एकता और क्रमबद्धता बनाए रखना कठिन हो जाता है। जैसे एक छोटी सुंदर कविता बड़े काव्य ग्रंथ से अधिक प्रभाव छोड़ती है, उसी प्रकार संक्षिप्त निबंध में लेखक अपने विचारों को सटीक और सुगठित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अनावश्यक विस्तार से निबंध बोझिल और नीरस हो जाता है। कुछ अन्य प्रश्न इस प्रकार हैं जो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न हैं, जो पाठ्य पुस्तक से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो चाहे वह कोई भी फाइनल का हो या प्री फाइनल का हो या किसी में भी। जब बड़े 2-2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से दिए जा सकते हैं या इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मोंटेन द्वारा अपनाई गई निबंध लेखन की पद्धति परंपरागत आचार्यों की पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? मोंटेन की अलग पद्धति है और परंपरागत जो ट्रेडिशनल आचार्य हैं उनकी पद्धति अलग है। तो कैसे अलग है ये बताना है। मोंटेन की पद्धति परंपरागत पद्धति से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि उनके निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। जहां आचार्य तर्कपूर्ण विवेचना और गंभीर शैली पर बल देते हैं, वहीं मोंटेन ने अपनी सच्ची अनुभूतियों, जो कुछ उन्होंने देखा, सुना और अनुभव किया, उसे ही बिना किसी बनावट के लिपिबद्ध कर दिया। इसमें न तो ज्ञान की गरिमा का बोझ होता है और न ही कल्पना की अतिशय महिमा, बल्कि इसमें लेखक की अपनी दृष्टि और उल्लास की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने निबंध लिखने के लिए सामग्री जुटाने के संदर्भ में पुस्तकालय और विश्वकोश की अनुपलब्धता का उल्लेख क्यों किया है? लेखक ने उसका उल्लेख इसलिए किया है कि लेखक को 2 घंटे के अंदर दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार जैसे कठिन विषयों पर आदर्श निबंध तैयार करने थे। वे बताते हैं कि यदि उन्हें पहले से पता होता तो वे पुस्तकालय जाकर अनुशंसा कर सकते थे। वर्तमान परिस्थिति में उनके पास न तो कोई विश्वकोश था और न ही संबंधित ग्रंथ, इसलिए उन्हें केवल अपने संचित ज्ञान और मानसिक अनुभवों के आधार पर ही लिखने के लिए विवश होना पड़ा। अगला है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस लोकोक्ति की सार्थकता पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार ढोल की ध्वनि
पास बैठे लोगों के लिए कर्कश होती है और उनके कान के पर्दे फाड़ती है, लेकिन वही ध्वनि दूर नदी तट पर बैठे व्यक्ति को मधुर संगीत सुनाई पड़ती होती है। इसका कारण यह है कि दूरी यथार्थ की कठोरता को कम कर देती है और मनुष्य अपनी कल्पना से उसमें मधुरता भर लेता है। जिस प्रकार ढोल की कर्कशता दूर जाकर मधुर हो जाती है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ भी दूर से देखने पर सुखद और मनमोहक हो जाती है। पाठ के इस कथन पर विचार कीजिए, जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका क्या अभिप्राय है? यह कथन जीवन की प्रगतिशीलता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। समय के साथ समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, जिससे पुराने समय में अपनाए गए सुधार और नियम वर्तमान समय संदर्भ में अपनी सार्थकता खो देते हैं और दोष बन जाते हैं। इसलिए समाज में निरंतर नए सुधारों की आवश्यकता बनी रहती है और जो आज सुधार है वही भविष्य में पुनः संशोधन की अपेक्षा रखेगा। प्रश्न है, अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख लेखक ने अपने किस विवशता का समाधान के लिए किया है? लेखक के सामने एक साथ दो अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने की विवशता थी, जिसमें एक विषय दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरा समाज सुधार। इस कठिनाई का समाधान खोजते हुए लेखक को अमीर खुसरो की वह कहानी याद आई जिसमें उन्होंने एक ही पद्य में 4 महिलाओं की अलग अलग इच्छाएं पूरी कर दी थी। इसी पद्धति को अपनाते हुए लेखक ने भी यह निर्णय लिया कि वह एक ही निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर देगा। इस प्रकार अमीर खुसरो की कहानी लेखक की विवशता का समाधान बन गई। इस वीडियो में हमने यह कोशिश की है कि आपके लिए सबसे पहले पाठ को एक्सप्लेन कर दें, उसका उद्देश्य हम आपको बता दें, उसे बिंदुवार तरीके से फिर से पुनः एक बार हम उसे एक्सप्लेन करें, बिंदुवार तरीके से हम आपको बताएं और पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर और साथ ही अन्य जो कुछ कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को उत्तर सहित रखने की कोशिश की है। आशा मैं करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपकी कक्षा में आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए यह लाभकारी यह वीडियो साबित होगा। तो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं, मिलता हूं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।